दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसी डील जिसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म है, एक ऐसी डील जिसमें अपराध है, एक ऐसी डील जिसमें भ्रष्टाचार है, एक ऐसी डील जिसमें फेवरेटिज्म है और एक ऐसी डील जो भारत के इतिहास में बफोर्स घोटाले पर भी भारी पड़ जाए। यानी एक ऐसी डील जिसको लेकर फ्रांस के भीतर अब आपराधिक जांच शुरू हो चली है और उसको लेकर एक जज की नियुक्ति भी कर दी गई है। और उस डील के कटघरे में और कोई नहीं, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति, फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री जो मौजूदा वक्त में विदेश मंत्री हैं, यह सब कुछ उसके दायरे में है। लेकिन उसके तार सीधे सीधे भारत से जुड़े हैं और इस डील को लेकर भारत के भीतर जब जब आवाज उठी तब तब इसी बात का जिक्र किया गया, दरअसल यह राष्ट्रीय हित में है। तो ऐसे में ना तो संसद के भीतर ना ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला सरकार के खिलाफ या फिर डील को लेकर किसी तरीके से भी खड़ा हो पाया। लेकिन फ्रांस के भीतर मीडिया पोर्ट लगातार एक अखबारी तौर पर जांच करना शुरू करता है और उसके बाद वहां की जो एनजीओ जो कि आर्थिक अपराध को देखने में माहिर मानी जाती है, वह वहां पर अदालत का दरवाजा खटखटाती है और उस दरवाजे को खटखटाने के बाद फ्रांस की नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में जानकारी आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो जांच जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो वो तमाम तरह की परिस्थितियां जिसमें हमने जिक्र किया, क्रिमिनल, करप्शन, फेवरेटिज्म, क्रोनिक कैपिटलिज्म, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। तो कहा जाता है कि सबकी जांच होगी, लेकिन भारत के भीतर ये तमाम चीजें दब जाती हैं। यहां धीरे धीरे आवाज उठती है लेकिन फिर उसे दबा दिया जाता है। यानी याद कीजिए, जिस वक्त इस देश के भीतर में बोफोर्स घोटाला हुआ था, उस वक्त सीबीआई काम कर रही थी, उस वक्त इस देश के हाई कोर्ट काम कर रहे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा था, उस वक्त तमाम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर जांच करती है, वो सभी जांच कर रहे थे। यहां तक कि चार्जशीट भी दाखिल हुई। लेकिन मौजूदा वक्त में अभी आपको ना सीबीआई नजर आएगी, ना ही अदालतें नजर आएंगी जिस रूप में इस जांच को होना चाहिए। क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल डील को लेकर यह कहकर दी थी कि दरअसल यह राष्ट्र के मद्देनजर है, यानी कहीं ना कहीं इसका राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित जुड़ा है, जो सरकार ने कहा था। और यह बात भी उसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि दरअसल यह उसके दायरे में नहीं आता है, इसके लिए तय संसद को ही करना होगा, क्योंकि वह गवाही के लिए प्रधानमंत्री को अपने पास नहीं बुला सकता है, वो गवाही के लिए रक्षा मंत्री को अपने पास नहीं बुला सकता है और रक्षा मंत्रालय से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं बुला सकता है। लेकिन अब जो दस्तावेज सामने आए हैं, उन दस्तावेजों पर अगर एक सरसरी नजर डालेंगे तो एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें सीधे तौर पर जिक्र है क्या वाकई प्रधानमंत्री ने पुरानी डील यानी 2012 में जब राफेल को लेकर हुई थी उसको रद्द इसलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अनुकूल, अपने साथियों के अनुकूल, और जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कुछ फेवरेटिज्म किसी को देना था, किसी को मदद करनी थी। ये सारी चीजें इसमें 9 पन्नों की रिपोर्ट में ये सारी चीजें दर्ज हैं। पहले जरा इस रिपोर्ट पर एक सरसरी निगाह डालिए, उसके बाद इन बातों का जिक्र होगा। दरअसल इस रिपोर्ट के भीतर क्या लिखा है और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं हैं जहां पर इस जांच को कोई करे और जांच को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाए और संसद के भीतर भी गूंज उठे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। शीर्षक ही लिखा है आपराधिक जांच और फ्रांस ने जज नियुक्त किया। 9 पन्ने की मीडिया पार्ट की यह रिपोर्ट दरअसल हर उस पहलू को बताती है कि किस तरीके से कंपनी ने अपने तौर पर जब डील की तो फ्रांस की सरकार भी इन्वॉल्व थी। मसलन यह तस्वीर फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ अनिल अंबानी दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के भीतर इन बात का जिक्र है कि शुरू में ही मीडिया पार्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि यह पूरा आपराधिक आर्थिक घपले का मामला है, जिसको वहां की सरकार यानी उस वक्त वहां की जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसने इनकार कर दिया था पीएनएफ ने जांच के लिए। लेकिन उसके बाद एनजीओ शॉर्पा, जो कि मानी जाती है विशेषज्ञ है आर्थिक अपराधों को लेकर, उसने पूरी रिपोर्ट बनाई और फिर सरकार के दरवाजे पर यह कहकर दस्तक दी कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई। जांच नियुक्ति के बाद जब पूरी रिपोर्ट निकल कर आई तो उसने इस दिशा में इस बात की जरूरत महसूस की कि किसी भी कंपनी के साथ
दो बार डील दो सरकार कैसे कर सकती है किसी एक ही देश की, और उसमें 2012 की डील जो मनमोहन सरकार के वक्त की डील थी और 2015 की डील जो मोदी सरकार के साथ की डील थी, उसका जिक्र किया गया। उस वक्त HAL सरकार की तरफ से कंपनी थी, भारत सरकार की तरफ से, लेकिन इस वक्त किस तरीके से रिलायंस कंपनी का नाम सामने आ गया। अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री मोदी के करीब बताया गया है इस रिपोर्ट में, और इसीलिए इस रिपोर्ट के भीतर नागपुर की उस जगह की यह तस्वीर है जहां पर 18 अक्टूबर 2018 को प्लांट लगाया गया था डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का। इन सारी तस्वीर और रिपोर्ट्स के जरिए दो बातें खुले तौर पर उभरी कि दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए वह सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते नहीं थे, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं किकबैक, कमीशन, बिचौलियों का भी हाथ था, और यही 9 पन्ने की रिपोर्ट कहती है। तो 9 पन्नों की यह रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि दरअसल किस तरीके से राफेल डील को लेकर जो पहली मुहर एक वक्त कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, उस पूरी मुहर को ही बदल डाला मोदी सरकार ने, और उसके बाद कैसे इस पूरी डील का कच्चा चिट्ठा बदला गया। इस 9 पन्नों की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2012 में डसॉल्ट एविएशन के साथ 126 राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें भारत की तरफ से जो साझेदार कंपनी थी वो HAL थी, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन मार्च 2015 में जब इस पर मुहर लगने वाली थी, उसी समय यह डील फाइनल होने से पहले लड़खड़ा जाती है, और डसॉल्ट एविएशन के अधिकारी पहुंचते हैं बेंगलोर में HAL की कंपनी में। वहां पर HAL के चीफ की मौजूदगी, वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी, और झटके में यह डील उस वक्त HAL के हाथ से निकल जाती है, यानी भारत की ही कंपनी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसकी जगह वहां पर एक दूसरी कंपनी आती है। यह रिलायंस कंपनी है जो अनिल अंबानी की कंपनी है, और डसॉल्ट और अनिल अंबानी की कंपनी मिलकर एक साझी कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी का नाम दिया जाता है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जिसकी नींव अक्टूबर 2018 में नागपुर में पड़ती है, जहां पर यह कंपनी खोली गई है। हालांकि बड़ी छिटपुट अवस्था में अभी नागपुर में यह कंपनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में 51% रिलायंस यानी अंबानी की कंपनी का, और डसॉल्ट के पास 49%। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि दरअसल इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जिक्र है वह बड़ा रोचक है। 94% इन्वेस्टमेंट डसॉल्ट को करना है, जिसके पास 49% शेयर है, और 51% की शेयर वाली अंबानी को वहां पर सिर्फ 6% करना है, यानी 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो डसॉल्ट देगी, और सिर्फ 10 मिलियन यूरो जो है वो अंबानीज देंगे, लेकिन कंपनी में शेयर 51% अंबानीज का रहेगा। यह पहली स्थिति बहुत साफ तौर पर इस 9 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज है। दूसरी परिस्थिति बहुत साफ है कि जिस तरीके से 26 मार्च 2015 को जो रिलायंस और डसॉल्ट के बीच में NOC फाइनल साइन हुए थे, उसके बाद ही प्रधानमंत्री अप्रैल के महीने में 10 अप्रैल को वो फ्रांस गए थे, जहां पर इस राफेल को लेकर समझौता किया गया और इसकी जानकारी भारत में दी गई। अब किसी तरीके से कोई भी घपला घोटाला, किकबैक्स बफोर्स की तर्ज पर नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते की ही यह नई परिस्थिति खोल देती है जब आपराधिक जांच और कोई नहीं, फ्रांस की नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है और एक जज की नियुक्ति हो गई है। यानी उस वक्त के राष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति जो मैक्रोन है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो ये पूरे के घटनाक्रम है, इसकी जांच फ्रांस में होगी। अब मान लीजिए कि फ्रांस के भीतर अगर अपराधी घोषित हो भी जाते हैं, उसका असर भारत पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत के भीतर जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला गया तो राष्ट्रहित में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे राफेल डील को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि सरकार ने कहा था और उन्होंने कहा था कि ये हमारी जांच के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि हम जब जांच करना शुरू करेंगे तो ऐसे में प्रधानमंत्री को गवाही के लिए बुलाने का अधिकार हमारे पास नहीं, रक्षा मंत्री को नहीं, ऐसी डील को लेकर वहां के बड़े ब्यूरोक्रेट्स को रक्षा मंत्रालय के नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में फिर चंद पन्नों का जिक्र इसी रिपोर्ट के भीतर है, जो आपको जानकारी देता है कि किस तरीके से सरकार ने अपने तौर पर जब
डील की तो 2015 में, यानी सरकार, मोदी सरकार उस समय बन चुकी थी। उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि 2015 में जब प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचे थे और वो डील कर रहे थे, तो उसके पहले देश के भीतर में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद को सामने रखता है तो उसको बिचौलिया नहीं माना जाएगा और इसको लीगल फीस के तौर पर माना जाएगा, जिसका जिक्र उस वक्त के पारिकर साहब ने किया, जो कि रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और सरकार ने अपने तौर पर उसको लीगल फीस के तौर पर लिया। लेकिन उसमें अगला सवाल यह था कि बिचौलिए की भूमिका को लेकर क्या वाकई इस देश की धारणा बदल गई। हालांकि इस बात का जिक्र बार बार किया गया कि किसी भी रक्षा डील में भारत के भीतर से कभी बिचौलिए का जिक्र नहीं, कभी कमीशन की बात नहीं होगी, किसी के जरिए अब कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रांस में जो जांच हो रही है उसमें यह सारी चीजें निकल कर आ रही है। एक क्षण के लिए आपको याद फिर से बोफोर्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बोफोर्स के वक्त जब 1986 में यह डील हुई थी, उस डील के तकरीबन एक साल के बाद स्वीडिश रेडियो ने सिर्फ एक लाइन जिक्र किया था कि भारत के साथ जो बोफोर्स की डील हुई है स्वीडिश कंपनी की, उसमें किकबैक्स लिए गए हैं। जो ये घूस का मसला था, जो कमीशन का मसला था, वो किकबैक शब्द यूज किया गया था और 1987 में ही उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। 99 में ब्लैकलिस्ट कंपनी का तबका हटा दिया वाजपेयी सरकार ने, क्योंकि उस वक्त करगिल हो रहा था और जरूरत थी इस देश को भीतर में उस हाउजर जिस का लेकर डील हुई थी, जो पूरी की पूरी बोफोर्स तोप की जो डील हुई थी, वह करगिल में उसने कमाल काम भी किया था। ठीक इसी तरीके से राफेल लड़ाकू विमान का कोई जोड़ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन फिर सवाल उस डील का आता है जिस डील ने बोफोर्स घोटाले के वक्त राजीव गांधी की कुर्सी हिला दी थी और उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर से निकले हुए वीपी सिंह देश भर में घूमते थे और कहते थे मेरी जेब के भीतर में डील करने वालों के नाम हैं, क्या मैं बता दूं। वो नाम नहीं बता पाए प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन उस डील ने लोगों को हिला दिया कि जब ऊपरी स्तर पर इस तरीके से करप्शन हो और इस तरीके से क्रिमिनल करप्शन हो तो फिर सरकार को रहने का हक नहीं है। वीपी सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन मौजूदा वक्त में आपको सरकार के भीतर से कभी कोई ऐसी आवाज नहीं सुनाई देगी। राष्ट्रभक्ति के तौर पर इस पूरी डील को देखा गया और परखा गया और इसी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट तक में हुई। लेकिन उसके बाद अगला सवाल है कि अगर उस दौर में जाइएगा तो सीबीआई ने बाकायदा चार्जशीट भी 1999 में दाखिल की थी, दूसरी चार्जशीट 2001 में दाखिल की थी। लेकिन उससे जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो विन चड्डा हो, चाहे वो कवात्रेची हो, चाहे उस वक्त जो नौकरशाह हुआ करते थे भटनागर, उनका भी निधन हो गया। एस के भटनागर होते थे, वह भी नहीं रहे, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको पता ही ना हो डिफेंस सेक्रेटरी इस देश का कौन है। ये जानकारी डिफेंस मिनिस्टर को लेकर भी आपके जहन में आ सकती है, कौन है। ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि जब एजेंसी चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में सरकार के निर्णय को लेकर नहीं रहेगी तो फिर देश के भीतर कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन यह आवाज जब पहली बार राफेल डील की आपराधिक जांच और फ्रांस में जज नियुक्ति की बात वहां पर निकल कर आई तो इसको जाहिर है भारत के भीतर छिटपुट आवाज आपको सुनाई विपक्ष के तरीके देने लगी होगी। लेकिन फिर लौटिए इसी तरफ, क्योंकि इस डील के बाद ही रिलायंस के जो मालिक हैं अनिल अंबानी, उनकी कंपनी ने उस वक्त जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रैंको होलंदे, उनकी एक फिल्म निर्माता पार्टनर हुआ करती थी जूलिया गाइड, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और संयोग से उस फिल्म को बनाने में पैसा अनिल अंबानी की कंपनी लगाया था। अल्फांदो ने बहुत साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं पता था कि ये कंपनी है या वो कंपनी है, इसमें आप फेवरेटिज्म मत देखिए या इसमें लाभ की परिस्थिति को मत देखिए। चलिए, इसको नहीं देखा गया। उसके बाद निकल कर आया कि जो डील हो रही थी इससे पहले 2012 में उसी कंपनी के साथ अप्रैल 2015 में पूरी डील रद्द करके नई डील करने की परिस्थितियां क्यों पैदा हो गई, यह भी 9 पन्नों की रिपोर्ट के भीतर दर्ज है। और एक सवाल उठाया गया है, क्या ऐसी परिस्थिति दुनिया में
कहीं भी बन सकती है, क्योंकि वहां पर जो नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो पीएनएफ है, उसने बहुत साफ तौर पर कहा है कि जो 36 रफाल जिसकी कीमत तकरीबन 7.8 बिलियन यूरो या कहें 9.3 बिलियन डॉलर या फिर यहां के हिसाब से कहें लगभग आज की तारीख में ये 70,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में इस बात का इसने जिक्र किया है कि दरअसल बिचौलियों को करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पर गुप्त रूप से दिए गए और इसमें सरकार के अधिकारियों को भी दिए गए। इसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में है जो अब निकल कर आई है, जिसके आधार पर फ्रांस अब जांच करने की शुरुआत कर रहा है जज की नियुक्ति के साथ ही। और जो पेरिस की जो वित्तीय केंद्र की सबसे संवेदनशील कानूनी फाइलें मानी जाती हैं, उसमें राफेल डील की फाइल को भी रख दिया गया है। यानी फ्रांस की सरकार ने जो सबसे संवेदनशील कानूनी फाइलें जो दो देशों के बीच हुई डील के मद्देनजर वहां के नियम कायदों के हिसाब से मानी जाती है, उसमें अब राफेल डील का नाम भी आ गया है। तो क्या इसकी जांच इस देश के भीतर में नहीं होनी चाहिए? और क्या इस देश के भीतर की परिस्थितियां अलग बदल गई, कानून अलग बदल गया? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इस दिशा में भी ले जाते हैं कि उस वक्त जो फ्रांस के रक्षा मंत्री थे फ्लोरेंस पार्ले, वह जिस रूप में मौजूद अनिल अंबानी के साथ अलग अलग पार्टियों में रहे, जिसकी तस्वीर भी इस रिपोर्ट के भीतर छापी गई है। और इस बात और उस जगह का भी जिक्र और तस्वीर के साथ किया गया है जो नागपुर में प्लांट लगाया गया। नागपुर के प्लांट लगने के समय वहां के मुख्यमंत्री उस समय फडणवीस हुआ करते थे, उनकी भी मौजूदगी थी जिस समय यह जमीन दी जा रही थी और यहां पर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड बन रहा था। एक कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी मौजूदगी थी जो नागपुर से ही आते हैं। ये सारी चीज़ों की मौजूदगी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई डील कर रहे हैं तो उसमें पूरी सरकार आ गई है, और सरकार जब उस पूरी डील को अमल में ला रही है तो दूसरे देश के भीतर में जब उसको क्रिमिनल एस्पेक्ट में और करप्ट क्रिमिनल प्रोसेस में देखा जा रहा है, तो क्या उसका कोई असर भारत पे इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत का फ्रांस से कुछ लेना देना नहीं है? और उस डील के भीतर जो भी हो रहा था वो दो कंपनियां जाने, एक तरफ भारत की तरफ से रिलायंस थी और उनकी तरफ से डसॉल्ट थी। अगला सवाल यह है कि रिलायंस कोई भारत सरकार की कंपनी तो है नहीं। जाहिर है इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि रिलायंस जो अनिल अंबानी की कंपनी है वो बेहद करीब है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। इसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट को सिर्फ मीडिया रिपोर्ट कह के सरकार अप्रैल में खारिज कर सकती थी जब पहली रिपोर्ट आई थी, क्योंकि उस वक्त भी जांच की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब इस पर जब जज की नियुक्ति हो गई और जांच प्रक्रिया शुरुआत हो गई, एक लिहाज से एफआईआर दर्ज होने के बाद की जो कार्रवाई होती है अब वह शुरू हो गई, तो भारत में इसको किस रूप में देखा जाएगा? जब पैसा भारत से गया, राफेल वहां से आया, यहां की कंपनी भारत सरकार की कंपनी नहीं है जो पहले एचएएल हुआ करती थी, वो एक प्राइवेट कंपनी है। और उसके जिस कंपनी में दोनों ने मिलाकर चीजें डील की, उसमें जब 94% इन्वेस्टमेंट वह कंपनी कर रही है जिसके शेयर कम है, तो फिर यहां की कंपनी को कैसे लाभ मिला यह भी किसी से छपा हुआ नहीं है। यानी यह इकोनॉमिक्स और मैथ्स के बहुत साफ नियम है कि जिसके जरिए कोई भी समझ सकता है कि यह पैसा किस रूप में किधर दिया गया। लेकिन डील तो राफेल की हुई है और डील तो पूरे तरीके से उस फाइटर विमान की हुई है जिसका लोहा दुनिया मानती है, और वो जहाज भारत के पास आना चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जब होती है तो क्या इसकी जांच पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र हो रहा है, उसे करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को भी अपने तौर पर सुओ मोटो लेना चाहिए? लेकिन क्योंकि जिस वक्त राफेल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वह आज की तारीख में पार्लियामेंट के भीतर आ गए हैं। अब जब 19 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है और उन्होंने क्लीन चिट ये कहते हुए दिया था कि ये राष्ट्र हित में है, तो क्या वह सीजीआई जो फॉर्मर सीजीआई है, जो अब राज्यसभा के सदस्य नॉमिनेटेड हैं, क्या वो जब ये मामला 19 जुलाई को जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा उसमें वो जानकारी देने की स्थिति में आएंगे? या फिर ये कहा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स देखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है? तो क्या जो राजस्व का चूना इस देश को लगा,
क्या जो घाटा इस देश ने सहा, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के भीतर में जब कानून बना हुआ है कि आप कमीशन और किकबैक्स की परिस्थिति रक्षा सौदों में नहीं लेकर आएंगे, तो फिर इसके क्या मतलब है। और इसी प्रक्रिया के भीतर में जब डसॉल्ट कंपनी के साथ समझौता हुआ, भारत के भीतर में डिफेंस के क्षेत्र को एफडीआई के लिए खोल दिया गया, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज तक नहीं हुआ। 2012 की डील जो थी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जिक्र भी था, यानी एचएएल जो हवाई जहाज बनाती है, लड़ाकू विमान बनाती है और भारतीय सेना को सारी चीजें मुहैया कराती है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उसको जब अलग कर दिया गया और जिस कंपनी को दिया गया उस कंपनी को तो कोई अनुभव ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए और भारत के भीतर एफडीआई को लेकर भी जो सपने और ख्वाब देश के सामने रखे गए, उसका मकसद यही था कि हम इसीलिए एफडीआई के लिए रास्ता खोल रहे हैं जिससे टेक्नोलॉजी भी भारत में आए। लेकिन आज की तारीख तक किसी भी देश की किसी भी कंपनी ने कोई टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर नहीं की। एफडीआई जरूर आ रही है लेकिन उससे डील फिर कुछ प्राइवेट कंपनियां ही कर रही है, और सरकार ने अपने तौर पर मान लिया कि कंपनी जिसके साथ भी समझौता हो, अगर वह कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कुछ रख रहा है तो उसे जब हम पैसा देते हैं तो वह लीगल फीस होती है। यानी बफोर्स घोटाले से लेकर राफेल तक पहुंचते पहुंचते इस देश के भीतर में डिफेंस डील के तौर तरीके बदल गए। बफोर्स घोटाले से लेकर राफेल तक पहुंचते पहुंचते प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस देश को चलाने को लेकर जिस रूप में होनी चाहिए वह भी तौर तरीके बदल गए। उस वक्त यह नहीं कहा गया था कि हमें जनता ने चुना और हमारा यह अधिकार है। इस वक्त यह कहा जाता है हमें जनता ने चुना और हमारे पास सारे अधिकार हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें चुनावी जीत क्या किसी भी नियम कायदे को सत्ता के लिए अनुकूल करने की दिशा में कदम उठाने का मौका दे देती है, या जनता उसे चुनती है जो इस देश को ठीक तरीके से चलाए। ये सारे सवाल क्या मौजूदा वक्त में उठेंगे या इसको उठने का मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के भीतर में आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण रखी गई है उसका जिक्र इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें बहुत साफ लिखा गया है कि भारत के साथ हुई रफाल डील की आपराधिक जांच करने के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है, और पिछले शुक्रवार यानी एक दिन पहले ही पीएनएफ जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि 2016 में भारत के साथ हुई इस करोड़ों रुपए की विवादित फाइटर जेट डील पर भ्रष्टाचार के आरोप का साया है। शायद इसीलिए इसकी सफाई की जरूरत है और ये फाइल सबसे संवेदनशील है। तो फ्रांस के दरवाजे और फ्रांस की सरकार ही कटघरे में है और फ्रांस के भीतर जांच करने वाली एजेंसी ही इसकी जांच कर रही है। क्या भारत के भीतर यह कल्पना की जा सकती है कि भारत की सरकार कटघरे में हो और यहां की कोई जांच एजेंसी उसकी जांच करे? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको यह अधिकार है, लेकिन मौजूदा वक्त को परिभाषित कीजिएगा तो शायद आपको यह अजूबा लगे। यह कैसे हो सकता है कि इस देश के भीतर में सीबीआई या अदालतें भी अपने तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करके पूछे ये गड़बड़ी आपने की है? ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।